टैक्स लॉ में एक मामूली गलती और एक बड़े अपराध के बीच की जो लाइन है ना, वो बहुत पतली होती है। कब एक छोटी सी भूल खत्म होती है और कब जानबूझकर किया गया धोखा शुरू हो जाता है। तो चलिए आज टैक्स की इसी महीन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। यही वो सवाल है जो हर टैक्स प्रोफेशनल और हर टैक्स पेयर के मन में घूमता रहता है। आखिर वो कौन सा पॉइंट है जब हिसाब किताब की एक मामूली सी गलती एक क्रिमिनल केस बन जाती है? कानून इस फर्क को कैसे देखता है? आइए इसी को समझते हैं। आज हम 5 खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले जानबूझकर की गई गलती का मतलब क्या होता है। फिर टैक्स प्लानिंग और साजिश में क्या फर्क है, ये जानेंगे। इसके बाद हम सजा और कीमत के अंतर को समझेंगे। कानूनी सीढ़ियां यानी अपील प्रोसेस पर बात करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ सबसे जरूरी सिद्धांतों को पक्का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी पहलू से, यानी टैक्स पेयर की नीयत या उसका इरादा क्या था। टैक्स लॉ में किसी भी अपराध को साबित करने के लिए नियत ही सबसे अहम कड़ी होती है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो आप पर सीधा मुकदमा नहीं चल सकता। कानून की नज़र उन मामलों पर होती है जहां नियम जानबूझकर तोड़ा गया हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस पेट्रो प्रोडक्ट्स केस में भी यही कहा था कि सिर्फ एक गलत क्लेम कर देने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पर पेनल्टी लग ही जाएगी। डिपार्टमेंट को ये साबित करना होगा कि आपकी नीयत में खोट था। तो यहाँ फर्क एकदम साफ है, एक अनजाने में हुई गलती और जानबूझकर की गई चूक के बीच। एक तरफ तो है कानून की कोई गलतफहमी या हिसाब में एक सच्ची भूल, और दूसरी तरफ है जानबूझकर रिटर्न ना भरना, जो कि एक सोचा समझा फैसला है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भवेचा मशीनरी मामले में भी कोर्ट ने इसी बात पर मोहर लगाई थी कि मुकदमा तभी चल सकता है जब गलती विलफुल हो, यानी आपकी नीयत गलत हो। अच्छा, तो कानून की डिक्शनरी में इस विलफुल या जानबूझकर का मतलब क्या है? ये सिर्फ लापरवाही नहीं है। इसका मतलब है कोई ऐसा काम जो पूरी जानकारी के साथ सोच समझकर और एक डिलिब्रेट चॉइस के तौर पर किया गया हो। तो अब जब हम नियत का मतलब समझ गए हैं तो अगला सवाल ये आता है कि कहाँ पर एक लीगल टैक्स प्लानिंग खत्म होती है और कहाँ से एक गैरकानूनी साजिश शुरू हो जाती है। चलिए रणनीति और धोखे के बीच की इसी पतली सी लाइन को समझते हैं। सबसे पहले तो एक बात एकदम साफ कर लेते हैं, टैक्स प्लानिंग अपने आप में पूरी तरह से कानूनी है। ये तो एक कला है जिसमें आप कानून के दायरे में रहते हुए अपने फाइनेंस को इस तरह से मैनेज करते हैं कि आपकी टैक्स देनदारी कम से कम हो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वोडाफोन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। कोर्ट ने कहा कि भाई कानून के फ्रेमवर्क में प्लानिंग करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ टैक्स बचाने के लिए बनाए गए बनावटी तरीके, जिन्हें कानून की भाषा में कलरेबल डिवाइसेस कहते हैं, मतलब ऐसे सौदे जिनका कोई असली कमर्शियल मकसद ही नहीं है, वो टैक्स प्लानिंग का हिस्सा नहीं माने जा सकते। ये टेबल लीगल प्लानिंग और गैर कानूनी टैक्स बचाने के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, असली अंतर 3 चीजों में है। आपकी नीयत क्या है, क्या आपके ट्रांजैक्शन का कोई असली बिजनेस पर्पस है, और क्या आपने कानून के प्रोविजंस का इस्तेमाल किया है या सिर्फ दिखावटी तरीके अपनाए हैं। तो मान लीजिए कि कोई टैक्स पेयर उस महीन रेखा को पार कर ही जाता है, तो फिर अंजाम क्या होता है। अब हम समझेंगे कि टैक्स पेनल्टी क्या कोई सजा है या फिर बस एक कीमत, और इसके नतीजे क्या होते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है। टैक्स डिपार्टमेंट को किया गया हर पेमेंट एक जैसा नहीं होता। कुछ पेमेंट्स को आप बिजनेस के खर्चे के तौर पर दिखा सकते हैं और कुछ को बिल्कुल नहीं। ये चार्ट 1996 के एक बहुत ही जरूरी सुप्रीम कोर्ट फैसले का निचोड़ है। कोर्ट ने कहा कि हमें पेमेंट की प्रकृति यानी उसका कैरेक्टर देखना होगा। अगर पेमेंट सरकार के रेवेन्यू लॉस की भरपाई के लिए है तो हाँ, आप इसे बिजनेस खर्चे की तरह दिखा सकते हैं, लेकिन अगर पेमेंट नियम तोड़ने की सजा है तो उसे खर्चे के तौर पर बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं किया जा सकता। 1996 के उसी सुप्रीम कोर्ट केस का ये उदाहरण बात को और भी साफ कर देता है। कोर्ट देखती है कि पेमेंट का मकसद क्या है, क्या ये नुकसान की भरपाई है या नियम तोड़ने वाले को सजा देना। बस यही अंतर तय करता है कि आपको डिडक्शन मिलेगा या नहीं। अब एक और बहुत जरूरी सिद्धांत है जो यूएस टेक्नोलॉजीज केस से सामने आया। कानून के शब्दों का मतलब बहुत सटीक होता है, उनमें हेर-फेर नहीं कर सकते। जैसे टीडीएस काटने यानी डिडक्ट करने और उसे सरकार के पास जमा करने यानी रेमिट करने में फर्क है।
अगर कानून में सजा टीडीएस ना काटने के लिए लिखी है तो उसे जमा करने में हुई देरी के लिए नहीं लगा सकते। कानून बहुत सख्त है, पेनाल्टी सिर्फ उसी गलती के लिए लगेगी जो साफ साफ लिखी गई है। तो अगर किसी पर पेनल्टी लगा दी जाती है तो क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है? क्या आगे कोई रास्ता नहीं है? जी हाँ, रास्ता है, और इसे ही हम कानूनी सीढ़ी कह रहे हैं, जो कि अपील का प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। जरा सोचिए, अगर सबसे पहला डोमिनो यानी पेनाल्टी का जो मूल आधार था वो ही अपीलिएट ट्रिब्यूनल जैसी बड़ी अदालत में गलत साबित हो जाए, तो उसके बाद की पूरी कार्यवाही, मतलब पूरा मुकदमा अपने आप ही ढह जाता है। 1993 के एक हाईकोर्ट केस में ठीक यही हुआ था। ये कानूनी सिद्धांत अपील प्रोसेस की ताकत को दिखाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब तक एक बड़ी अदालत का फैसला खड़ा है जो कि मुकदमे की नींव को ही खत्म कर देता है, तब तक कोई निचली अदालत उसके खिलाफ नहीं जा सकती। ये टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे फटाफट कुछ एग्जाम रेडी प्रिंसिपल्स में समेट लेते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ इन 5 सुनहरे नियमों में है। पहला, नियत सबसे जरूरी है। याद रखिए, सिर्फ एक गलत क्लेम पेनल्टी का आधार नहीं हो सकता। दूसरा, प्लानिंग कीजिए, साजिश नहीं। तीसरा, हर पेनल्टी को बिजनेस का खर्चा नहीं मान सकते। चौथा, अपील के प्रोसेस में बहुत बड़ी ताकत है। और पांचवा, कानून में लिखे हर शब्द का एक सटीक मतलब होता है। ये टैक्स लॉ के 5 सबसे जरूरी स्तंभ हैं। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल कि टैक्स कानून की इस जटिल दुनिया में एक टैक्स पेयर के अपने मामलों को संभालने के अधिकार और सरकार के अपने रेवेन्यू के अधिकार के बीच सही संतुलन आखिर कहाँ बनता है? इस पर सोचिएगा जरूर।